आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 109-107 सुन चुके हैं। आप किस्त 110 मुलाहिज़ा फरमाए। सुरमई बादलों से छिनकर आती हुई गर्म गर्म सुनहरी धूप में हमें गोशा आफियत तलाश करके खाली बेंच पर बैठे तो अचानक ही सुल्तान शाह बौखला कर खड़ा हो गया। मैंने पलटकर नागवार नजरों से अकब में उगी हुई उन घनी झाड़ियों की तरफ देखा जहां से कुछ नाजेबा सी आवाजें आ रही थी। वो दो जोड़े थे जो नाजो अंदाज के साथ वहां बैठे पैमाने वफा बांध रहे थे और शायद उन्हीं की खलवत आराई सुल्तान शाह की बेआरामी का सबब बनी थी। बैठ जाओ, मैंने उसका हाथ छू कर नरमी से कहा। यहाँ इन जरा जरा से बातों पर भड़कोगे तो एक पल के लिए भी आराम से न बैठ सकोगे। इन पर लानत भेजो यार, मैं कुछ और देख रहा था। उसने कदरे तेज और हैजान में लहजे में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वाकई झाड़ियों में नहीं बल्कि उनके बाहर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए बैठे रहकर उसकी निगाहों का ताक़ुब करना नामुमकिन था, लिहाजा मैं भी उसकी तकलीफ में उठ गया। झाड़ियों के उस पार मुझे कोई खैर मामूली बात नजर न आई। उधर भी लोग घूम फिर रहे थे और अयालदार लोगों के बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आती। तुम क्या देख रहे हो? मैंने चंद सानियों तक तजस्सुस आमेज नजरों से एक वसी इलाके का जायजा लेने के बाद सवाल किया। वह गहरा सांस लेते हुए बेंच पर बैठ गया। मुझे शोन मैकार्थी की एक झलक नजर आई थी। वो यही झाड़ियों की आड़ में दूसरी तरफ नजर आया था, लेकिन मेरे मुतवज्जा होते ही गायब हो गया। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा वहम नहीं था? मैंने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वहम नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी निगरानी कर रहा था। मेरे मुतवज्जा होते ही वो झाड़ियों की ओट में दुबक गया था, फिर दोबारा नजर न आ सका। मेरे लिए वो इतला बहुत ज्यादा तशवीशंगेज थी। वह सफेद फार्म जिस अंदाज में होटल में हम दोनों में दिलचस्पी ले रहा था उसकी बिना पर मैं पहले ही उसकी तरफ से भड़का हुआ था और अब सुल्तान शाह ने पार्क में उसकी मौजूदगी की इत्तला देकर मुझे हैरान कर दिया था। अगर वो वाकई हमारी निगरानी कर रहा था तो हर गुजरने वाले लम्हे के साथ वो हमारे लिए खतरनाक तर साबित हो सकता था। उस वक्त हालात बहुत गैर यकीनी थे। चून कोई सरकारी मुखबर या जासूस भी हो सकता था जो इत्तेफाकन हमसे टकराने के बाद मेरे छुपे हुए बाएं हाथ की वजह से हम में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया, या फिर दुश्मन का हरकारा भी हो सकता था। और दोनों ही सूरतों में अपनी शुबहात की तस्दीक के बाद वो अपने साथियों को हमारी मौजूदगी से बाखबर कर सकता था और हम नहायत आसानी के साथ नरगे में लिए जा सकते थे। तुम सामान के साथ यहीं बैठो, मैं जरा घूम फिर कर जायजा लेता हूँ। अगर वो यहाँ मौजूद है तो हमें जरा भी वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से भागना होगा। मैंने ये कहते हुए अपनी जगह छोड़ दी। मैंने सुल्तान शाह से दूर रहते हुए दूर दूर तक उस इलाके को कुर्बजवार का जायजा ले डाला, लेकिन 50 मिनट की जद्दोजहद के बाद भी कहीं उसका सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सका। अगर सुल्तान शाह को वहम नहीं हुआ था तो फिर यही मालूम हो रहा था जैसे उसे यकबयक जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। मैं वापस आया तो सुल्तान शाह एक नई सिगरेट सुलगाकर उस पर मशके सितम कर रहा था और उसकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। रो क्यों रहे हो? मैंने उसकी नमनाक आंखें देखते हुए हमदर्दाना लहजे में सवाल किया। रो नहीं रहा, सिगरेट का धुआं आंखों में लगता है, उसने जल्लाए लहजे में कहा। कश लेते ही जलते हुए सिरे से धुएं की एक पतली सी लकीर स्थिति आंखों में जाती है। मैं अपनी तशवीश और परेशानी के बावजूद बेसाख्ता हंस पड़ा। पीना नहीं आती तो बिला वजह वक्त और अपना खून क्यों ज़ाया कर रहे हो? तुम्हें यह आदत रास नहीं आ सकेगी। अगर आंखों में धुआं न लगे तो वाकई इससे बड़ा सुकून मिलता है, उसने संजीदगी के साथ कहा। जो धुआं आंखों का यह हाल करता है वो फेफड़ों को कितना जख्मी करता होगा, यह भी सोचा है तुमने सिगरेट शुरू करने से पहले? मैंने तंजिया लहजे में सवाल किया। तुम न जाने कब से सिगरेट पी रहे हो मगर तुम्हारे फेफड़े मुझसे ज्यादा मजबूत मालूम होते हैं, वो चिड़चिड़े लहजे में बोला। मेरा तो ख्याल है कि सिगरेट को हाथ न लगाने वाले भी आदि तंबाकू नोशों की वजह से रोजाना कम अज कम 2-4 सिगरेटों का धुआं तो निकल ही जाते। तुम लानत भेजो इस किस्से पर, यह बताओ कि वो कहीं नजर आया या नहीं? मुझे तो नजर नहीं आ सका। तुम डुबडुबाई हुई आंखों से देखो तो शायद फिर नजर आ जाए। फिर बैठे रहो यहीं, जब सर पर पड़ेगी तो देखा जाएगा, वो चीख कर बोला। हम यहाँ से जा भी कहाँ सकते हैं? मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। वीरा ने किसी जगह का बंदोबस्त कर लिया तो वह हमें इस पार्क में तलाश करती फिरेगी और मैं सोच रहा हूँ कि हम उसके आने से पहले ही थर दिए गए तो क्या होगा। सारी तशवीश बस इसी एक बात की है। इतना तो मुझे यकीन हो गया कि शोन पुलिस का आदमी नहीं हो सकता। क्या पुलिस के आदमी के सर पर सींग होते हैं? वो बदस्तूर चिल्लाया होता। अगर उसके जिस्म पर वर्दी नहीं थी तो वो कोई सादा पोश सुरारसा भी हो सकता है। पुलिस वालों की पुश्त पर कानून की ताकत होती है। अगर उसे हम पर शुबा था तो वो अपनी शनाख्त जाहिर करके हमसे कहीं भी बाज पुरस कर सकता था। उसे चोरों की तरह हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि वो हमें बहुत ज्यादा खतरनाक मुजरिम तसव्वुर कर रहा हो। अखबारों ने भी ऐसी ही कहानियां शाया की और जख्मी हाथ वाले से तो सभी खौफजदा होंगे। हो सकता है कि वो कुमक आने से पहले हमसे उलझना न चाह रहा हो। ये एक मुहज्जब मुल्क है, मैं नरमी के साथ कहा। पुलिस मुकाबले यहाँ भी होते हैं लेकिन आमतौर पर कानून के मुहाफिजों की बहुत हैबत होती है। काली वर्दी देखकर ही बड़े बड़े बेखौफ मुजरिम हथियार फेंक देते हैं। उनसे उलझने की सूरत में जुर्म की नौयत बहुत संगीन हो जाती है और ये लोग उसी माहौल में काम के आती है। मैं महसूस कर रहा हूँ
कि तुम मेरी बात को नजरअंदाज करने पर तुले हुए। वो उकताए हुए लहजे में बोला, रुकना चाहते हो तो यहीं रुक कर इंतजार करेंगे, जो होगी देखी जाएगी। हम 12 बजे तक उस बेंच पर बैठे एक दूसरे से बहस में उलझे रहे। उस दौरान में ना शोन दोबारा नजर आया और ना ही वीरा का कोई आदमी हम तक पहुंचा। जब धूप की तमाज़त जिल्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो हमने वो जगह छोड़ दी और एक सायादार लान पर दूसरी खाली बेंच पर मुंतकिल हो गए। हमें नई जगह पर मुंतकिल हुए चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि गुदाज बदन और नीली आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराती हुई हमारे पास आ रुकी थी। चंद सानियों तक वो तबस्सुम रेज निगाहों से दिलचस्पी के साथ हमारी तरफ देखती रही, फिर मेरी तरफ वाले बेंच के सिरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर जरूर। मैंने सुल्तान शाह की तरफ सिरक कर लड़की के लिए जगह पैदा करते हुए खुशदिली के साथ कहा और सुल्तान शाह उसे फड़काने वाली नजरों से घूरने लगा। तुम दोनों अकेले हो? उसने सुल्तान शाह को नजरअंदाज करके बेतकल्फी के साथ मेरे बराबर में बैठते हुए सवाल किया। दो आदमी कभी अकेले नहीं होते, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैंने उसके वजूद की महकती हुई हरारत से पिघलते हुए पुरख्याल लहजे में कहा, मेरा मतलब था कि कोई औरत तुम्हारे साथ नहीं है। उसने जल्दी से वजाहत की। खलिकाना मुस्कुराहट मुसलसल उसके चेहरे पर रक्सा थी, जैसे वो हमेशा हंसते रहने की आदि हो। चंद सानियों पहले तक तो नहीं थी, अब आ गई है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बड़े जिंदा दिल मालूम होते हो। वो खिलखिला कर हंसी। मैं यूं इधर घूमने आई थी, तुम्हें देखा तो बेख्तियार कदम इसी तरफ उठ गए। हालांकि मैं इतना कशिश अंगेज नहीं हूँ। मैंने उसकी बात काट कर कहा, कम अज कम तुम जिंदा लोगों की तरह बातें तो करना जानते हो। दरअसल मुझ में एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि माजूर लोगों को देखते ही बेख्तियार उनसे मिल बैठने को दिल चाहता है। तुम्हारा बाजू किसी हादसे में जाया हुआ था या पैदाइशी तौर पर गायब था? एक हादसे में कटवाना पड़ गया था। कहीं तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वो इस्तरारी तौर पर मेरे करीब से रखाई। दरअसल मेरे तजुर्बात बहुत तलख और अजीब है। सेहतमंद मर्द अव्वल दर्जे के खुदगर्ज और हर जाई होते हैं। माजूरों को किसी से जरा भी प्यार मिल जाए तो जिंदगी भर उसके गुण गाते रहते। मैं तो जब भी किसी ऐसे मर्द को देखती हूँ तो बेख्तियार उससे दोस्ती करने को दिल चाहता है। लोले बनकर भी राजा इंदर से कम नहीं हो। सुल्तान शाह उर्दू में आहिस्ता से बड़बड़ाया। मैंने उसे तीखी नजरों से घूरा और फिर लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बाइस से फख्र होगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रीटा है, एक दफ्तर में काम करती हूँ। और मेरा नाम अकबर है, यहाँ तफरीह के लिए आया हूँ। मैंने कहा, यह मेरा दोस्त अली शेर है। ये सामान क्यों साथ लिए फिर रहे हो? क्या अभी लंदन आए हो? उसने पूरी इश्तियाक लहजे में सवाल किया। जरा लंबी कहानी है। एक दोस्त के पास ठहरना था और वो हमें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने वाला था, लेकिन हम पहुंच गए। यहाँ खुली हवा में बैठे सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, मेरे साथ चलो। उसने बिला तामुल पेशकश कर डाली। 2 कमरों के फ्लैट में तनहा रहती हूँ, एक कमरा तुम दोनों ले लेना। मुझे डर है कि कहीं हम तुम पर बोझ न बन जाएं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए उदास लहजे में कहा, यह ख्याल भी ना करना। उसने अपनी समत वाला मेरा दाहिना हाथ दबाते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, मैं खुद तुम्हारी खिदमत करूंगी। दफ्तर से लौटकर शाम को तुम्हें बाहर ले जाया करूंगी। अगर तुम्हारी तबीयत इस कदर हिसास है तो जितने दिन मेरे साथ रहो मेरे फ्लैट का आधा किराया अदा करते रहना। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है माय बेबी, मैंने दर्दनाक आवाज में कहा। हमारे मुल्क में ज़र मुबादला के कवानीन बहुत नाकिस है। सियाहत के लिए ज़र मुबादला हर 2 साल बाद मिलता है और हमारी ये 1 साल में दूसरी सियाहत है। हमारी कुल पूंजी 10 पाउंड के एक नोट पर मुश्तमिल थी जो मैं जूते में छुपा लाया था। उसमें से ट्यूब का किराया देकर अब सिर्फ 7 पाउंड बचे। रकम भी उस दोस्त से लेना थी। मेरी इंकशाफ पर लड़की का चेहरा धुआं हो गया। होठों से सदा बाहर मुस्कुराहट यूं रुखसत हुई जैसे वो बरसों से ना मुस्कुराई हो। उसके नरम नरम मखरूती हाथ मेरे बाजू से हट गए और वो मुझसे कदर दूर से रखे। बहुत जलील है तुम्हारा दोस्त, वो मुलामत अवेज लहजम बोली। 10 पाउंड की रकम लाने वालों को तो यहाँ का वीजा तक नहीं दिया जाता। मुझे हैरत है कि तुम हैथरो कैसे निकल आए। बस झूठ चल गया। अब मैं तुम्हारे घर रहकर इस दोस्त को आसानी से तलाश कर सकूंगा। मैंने उसका हाथ थामते हुए उम्मीद अफसा लहजे में कहा, तो क्या तुम वाकई मेरे घर रहोगे? उसने बुखलाए हुए लहजे में बेयकीनी के साथ पूछा। इस दौरान में उसने अपना हाथ नरमी के साथ मेरी गिरफ्त से छुड़ा लिया था। शायद ना रहता मगर तुम इस कदर हसीन और खुश इखलाक हो कि तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। माजूरों से मोहब्बत करने वाली लड़कियां अमूमन नरम दिल और जोदे हिस्स होती हैं। तुम यहीं बैठो, मैं 5 मिनट में अभी वापस आती हूँ। जरा अपनी सहेली को बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ घर वापस जा रही हूँ। वो अपनी जगह छोड़कर खड़ी होगी। वापसी की क्या जरूरत है, बस हम भी साथ ही चलते हैं। मैं जिस दिल में उसकी बुखलाहट से लुत्फानंदोज होते हुए अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ा हुआ। नहीं, तुम यहीं बैठो। वो बुरी तरह बुखला की एक बाजू से महरूम शख्स के साथ चलते हुए मुझे शर्मिंदगी होगी। तुम बैठो, बस मैं आती हूँ। वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर इतनी तेजी के साथ वहां से भागी थी जैसे उसे खदशा रहा हो कि उसने जरा भी ताकीर की तो मैं जोंक बनकर उससे चिमट जाऊंगा। वो चली गई। अब आराम से बैठ जाओ। सुल्तान शाह की तंजिया आवाज सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बैठ गया। क्या हासिल हुआ? सुल्तान शाह ने मुलामत अवेज लहजे में सवाल किया। तजुर्बा, ये सब जिंदगी के तजुर्बात हैं बरखुदार। मैंने हंसते हुए कहा, अगर जेब में माकूल रकम हो तो एक कोड़ी भी हसीना आलम से इश्क लड़ा सकता है। वो मुफलिस हर कुलीस भी हो तो किसी को नजर भर कर नहीं देख सकता। उसे एकदम से हुआ क्या था जो यूं भाग गई और मैं उसे अपनी और लड़की की गुफ्तगू से आगाह करने लगा। हमें वहां बैठे बैठे 3 बज गए लेकिन सूरत हाल यूं की तूं बरकरार रही।
न किसी पुलिस पार्टी ने हमसे बाज पुरुष की, न मुसल्ला गुंडों की टोली ने हम पर हमला किया। और मुझे यकीन होने लगा कि शोन के बारे में सुल्तान शाह को वहम हुआ होगा। अगर वह हमें मुश्तबा समझकर हमारा ताक़ुब कर रहा होता तो इतनी देर में कुछ न कुछ हो जाना चाहिए था। 3:15 बजे एक मुतवस्सित उम्र का पिस्ता कामत शख्स धीमी आवाज में थंडर कहता हुआ हमारे सामने से गुजरा था और मैंने फौरन ही काले गुलाब के अल्फाज अदा कर डाले थे। तवील इंतजार के बाद खुद कलामी के अंदाज में उसी शख्स का कहा हुआ लफ्ज सुनकर मेरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ गई। मेरा जवाबी कोड सुनते ही वो वापस लौटा और बारी बारी हम दोनों से हाथ मिलाते हुए बोला था, मेरे साथ आओ। ना उसने अपना नाम बताया था, ना मैंने अपना तारुफ करवाना जरूरी समझा था। उसने घास पर रखा हुआ सूटकेस उठाया था और सुल्तान शाह ने ब्रीफकेस संभाल लिया था। वीरा कहाँ है? रास्ते में मैंने उससे सवाल किया। मैं किसी वीरा को नहीं जानता। उसने घुराते हुए मुझे गुस्सीली नजरों से घूरा और मुझे फौरन ही एहसास हो गया कि मुझे उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहिए। वो वीरा के नमक ख्वारों में से एक था और कुछ पता नहीं था वो वीरा को जानता भी था या नहीं, और जानता था तो किस नाम से जानता था। उसकी रहनुमाई में हमारी पेशकदमी का इख्तिताम गहरे सब्ज रंग की 2 दरवाजों वाली BMW कार पर हुआ, जिसमें ड्राइविंग सीट पर पहले से एक सफेद फार्म था। अगली नशिस्त उलटकर मैं सुल्तान शाह के साथ अगली नशिस्त पर सवार हो गया और हमें वहां तक लाने वाले ने सूटकेस टिक्की में डालकर ड्राइवर के बराबर वाली नशिस्त संभाल दी। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद हमारे सफर का इख्तिताम बेकर स्ट्रीट की एक गली में हुआ, जहां साफ सुथरे पुख्ता सड़क के दोनों जानिब दूर तक एक जैसी कदीम साख्त की 3 मंजिला इमारतें सर उठाए खड़ी थी। एक इमारत पर बिकन हाल स्ट्रीट के नाम की तख्ती लगी हुई थी। उस शख्स की रहनुमाई में हम पत्थर के जीने अबूर करके इमारत के आगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुए पतले से बरामदे को अबूर करके दाखिली दरवाजे के सामने पहुंचे और उसने 159 नंबर के कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। कौन है? दरवाजे पर लगे हुए इंटरकॉम के स्पीकर से एक निस्वानी आवाज उभरी। पाल। उस शख्स ने अपना दहाना स्पीकर के नजदीक लगे हुए माइक्रोफोन के करीब ले जाकर कहा और अंदर से किसी खुदकार निजाम के तहत दरवाजे का कुफल खोल दिया गया। दाखिली दरवाजे से गुजरकर वस्त में पुख्ता फर्श था और चारों तरफ इमारत खड़ी हुई थी, जिसमें 18वीं सदी के तर्जे तामीर के मुताबिक सुर्खी माइल पत्थर इस्तेमाल किया गया था। ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था, जहां एक बूढ़ी सफेद फार्म खादमा हमारी मुंतजिर थी। अंदर घुसते ही मेरी आंखें हर से खुली की खुली रह गई थी। फरसूदा और मतरूक तर्ज तामीर की हामिल उस इमारत की अंदरूनी साख्तार एतबार से जदीद थी और फ्लैट जिंदगी के तमाम लवाजमात से रास्ता था। मुझे तवक्का थी शायद मंजिल पर पहुंचकर वीरा से मुलाकात हो सकेगी, लेकिन 3 ख्वाबगाहों वाला वो फ्लैट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। हमें लाने वाला सूटकेस अंदर छोड़कर वापस लौट गया और हम बूढ़ी खादमा के साथ फ्लैट में रह गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीरा के बारे में खादमा से दरियाफ्त करूं या खामोश रहूं। हम दोनों ख्वाबगाह में दाखिल होकर थके हुए अंदाज में बैक वक्त नर्म और आरामदेह बिस्तर पर तराश हो गए। मिस्टर अकबर। बूढ़ी खादमा की इस तफसार तलब आवाज सुनकर मैंने सर घुमाया तो वो एक लिफाफा लिए ख्वाबगाह के दरवाजे में खड़ी थी। मेरा नाम अकबर है और ये अली शेर है। मैंने बिस्तर से उठते हुए कहा, मुझे जोड़ी कहते, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, ये तुम्हारे लिए। ये कहते हुए खादमा ने बंद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया और खुद उल्टे कदमों वापस चली गई। लिफाफे में सादा कागज पर सिर्फ 2 सतरें दर्ज थी। मुझे एक जरूरी काम पड़ गया है, जल्दी मुलाकात होगी। नीचे वीरा का नाम दर्ज था। मैंने उस कागज के पुर्जे करके एक कमबोर्ड में बहा दिए। फिक्र में पड़ गया क्या लिखा था पर्चे पर। ठिकाना मुयसर आती सुल्तान शाह की जिंदा दिली औद कर आई थी। मैंने उसे पैगाम का मतन बताया और उसी वक्त बाहर लाबी से फोन की घंटी बजने लगी। वो फ्लैट उस वक्त हमारे तसर्रुफ में था, लेकिन अजनबियत की वजह से फौरी तौर पर मेरे कदम फोन की तरफ न उठ सके और घंटी की आवाज मालूम होगी। मैं ख्वाबगाह से निकला तो एडी उसी तरफ आ रही थी। तुम्हारी कॉल है मिस्टर अकबर, उसने कहा और मैंने फोन करने वाले के बारे में उससे कुछ पूछने का इरादा करते ही तर्क कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि फोन वीरा ही का होगा, वरना लंदन में ऐसा कौन था जो मेरे उस फ्लैट में घुसते ही मेरे नए ठिकाने और फोन नंबर से वाकिफ हो जाता। रिसीवर पर दूसरी तरफ से गैर मुतवक्का तौर पर भारी मर्दाना आवाज सुनकर मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया था और जब मैंने अपना पासपोर्ट वाला नाम दोहराया तो जवाब में मैंने उसकी आवाज पहचान ली। दूसरी तरफ से शोन में कारथी बोल रहा था। मेरी आंखों के सामने तारीख दायरे से नाचने लगे। उसके बारे में सुल्तान शाह का मुशाहिदा दुरुस्त साबित हुआ था। शायद वो शुरू हुई से हमारा पीछा करता रहा था और हम तमाम तर एहतियात के बावजूद अब उस फ्लैट में भी महफूज नहीं थे। जख्मी हाथ का पैदा किया हुआ फतूर अब किसी लम्हे भी भयानक रूप धार सकता था। तुम खैरियत से फ्लैट में पहुंच गए ना? मेरी आवाज पहचान कर दूसरी चांद पे शोन मैकार्थी ने कुछ तिलाना लहजे में सवाल किया और मुझे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं की तह से उभरती हुई महसूस हुई थी। तुम कौन हो? मैंने कदर तअक्कुफ के बाद खुश्क और सपाट लहजे में सवाल किया। अरे इतनी जल्दी भूल गए? रिसीवर पर उसकी तहय्युर अमेज आवाज उभरी। सुब पार्क होटल ही में तो हमारा तारुफ हुआ था। तुम लेक डिस्ट्रिक्ट में मेरी खूबसूरत है और फराग दिल भांजी से मिलने वाले थे। मैं शोन बोल रहा हूँ। शोन मैकार्थी।
इस हद तक मैंने भी तुम्हें पहचान लिया था। मैंने खुश लहजे में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो। पहले सवाल का जवाब दे चुका हूँ, दूसरे के लिए पाबंद नहीं हूँ। बोलने वाले का लहजा कदरे तुरुश हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें अपनी भांजी का नाम और पता दे बैठा हूँ, लेकिन यह हरगिज पसंद नहीं करूंगा कि कोई औबाश आदमी मेरा हवाला देकर उस सादा लड़की को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाए। मैंने तो तुमसे उसका पता नहीं मांगा था। मैंने उसीले लहजे में कहा, मैं मानता हूँ। रिसीवर पर उसकी मुसालहाना आवाज़ उभरी, लेकिन बतेरे लोग नदीदे और अयाश होते हुए भी बज़ाहिर लड़कियों की तरफ से बेपरवाही इख्तियार करने की अदाकारी करते रहते। तुम मुझे फजूल बातों में उलझा रहे हो। मैंने चिढ़कर कहा, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे हो। शायद हाइड पार्क में भी तुम मेरी निगरानी कर रहे थे। तुम बहुत चालाक हो। मेरा ख्याल था कि मैं शुरू से आखिर तक तुम्हारी निगाहों से बचा रहने में कामयाब हो गया था। उसकी आवाज़ इस मर्तबा तहय्युर में थी, लेकिन तुम्हें मेरा ममनून होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे इतने करीब होते हुए भी तुमको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। तुम कोई कोशिश कर बैठते तो बुरी तरह मुंह की खाना पड़ती। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। उसने हल्का सा कहका मार कर कहा। होटल से रवाना होते हुए तुम्हारा बायां हाथ जेब में था, लेकिन किंग्स क्रॉस के बाथरूम में तुम्हारा पूरा बायां बाजू ही गायब हो गया। अपने आज़ाद तुम यूं ही छुपाते फिरे तो मुझे या किसी और को किस तरह ज़ेर कर सकोगे। उसकी गुफ्तगू न सिर्फ खतरनाक बल्कि मानी खींच थी। तो मुझे कोई बराह रास्त धमकी दिए बगैर रवा रवी में ये जताने में कामयाब हो गया था कि उसे मेरे बारे में ऐसी अहम बातें मालूम थी जिनको जाहिर करके वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन दुश्वारियां पैदा कर सकता था, जबकि वो खुद मुझसे एक बामुसाफा मुलाकात के बाद मेरे दस्तरस से बाहर था और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तुम चाहते क्या हो? मैंने गहरा सांस लेते हुए बेबसी के साथ सवाल किया। कहीं से अपने नेक चाल चलन का सर्टिफिकेट मुहैया कर सको तो मैं तेरी उलझनों से बच जाऊंगा। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। मैंने हुसीले लहजे में कहा, फिर मुझे हर लम्हे अपने आस पास ही पाओगे। तुम्हारे चाल चलन की तस्दीक के बगैर मैं तुम्हें हरगिज अपनी भांजी के पास नहीं जाने दूंगा। उसे एहतियात से किसी चिड़ियाघर में रखवा दो। अगर तुम उस फिक्र में हो कि मुझे घेर घार कर अपनी भांजी का चौर बनाने में कामयाब हो जाओगे तो ये तुम्हारी खामख्याली है। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये ना भूलो कि मैं भी अखबारात पढ़ने का आदी हूँ और ये जानता हूँ कि पुलिस किसी ऐसे कातिल की तलाश में है जिसने पिछली रात एक शख्स को कार की खिड़की के टूटे हुए शीशे के पै दर पै वार करके हलाक कर दिया था। तुम बाया हाथ जेब में डाले रहो या पूरा बाजू गायब कर लो, मेरी निशानदेही से न बच सकोगे। उसकी गुजरी आवाज़ सुनाई दी। अगर अब तुमने मुझे धोखा देकर अपना ठिकाना बदलने की कोशिश की तो ये याद रखना कि पुलिस ही तुमसे निपटेगी। तुम्हारा मुतालबा क्या है? मैंने अपने वजूद की गहराइयों में उभरने वाले खौफ की लहर को दबाते हुए सवाल किया। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मुझे ये सब बताने का मकसद क्या है? मेरा ख्याल है कि मैं अब तुम्हारे किरदार से मुतमिन हूँ। तुम्हारा चाल चलन भी ठीक ठाक मालूम होता है। तुम्हें फौरी तौर पर हिशाम रवाना होना चाहिए। मेरी भाजी इस सीज़न में मेरी तरफ से काम मिलने पर खासी खुश होगी, और अगर मैं लेक डिस्ट्रिक्ट की सियाहत से इनकार कर दूँ तो हो सकता है कि पुलिस तुम्हारे बाएं बाजू की तलाश शुरू कर दे। आवाज़ मानी खेज हो गई थी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैंने जिद चाहकर कहा। अगर तुम्हारी भाजी इतनी ही खूबसूरत और सोशल है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे भेजे हुए ग्राहकों की तलाश में खाली बैठी मक्खियां मार रही हो। उसे वही बतेरे ऐसे स्याह मिल सकते हैं जो महज एक शाम के लिए उसे इतना मुआवजा दे सकते हैं जो मैं शायद पूरे हफ्ते में भी ना दे सकूं। ये जो घोंसले की बजाय तुम खुलकर बताओ कि मुझे हिशाम भेजकर तुम क्या मकसद हासिल करना चाहते हो। मेरे उस लड़की के जाती मामलात से तुम्हें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम हिशाम जाकर उससे राब्ता कायम करो। वो तुम्हें वक्त दे सकेगी तो तुम्हें उसके साथ ठहरना होगा। अगर उसने मुआज़रत कर ली तो तुम्हें आज़ादी होगी कि जिधर सींग समाये उधर चल जाओ। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अभी उसे फ़ोन किए लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे लंदन से जाने की क्या ज़रूरत है? एरिया कोड डायल करके मैं लम्हा भर में उससे बात कर सकता हूँ। मुझे तुमसे जो कुछ कहना था वो मैं कह चुका। तुम्हारी बहस से इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तुम्हें हर कीमत पर हिशाम जाना होगा, वरना पुलिस के चक्कर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज़ तलख होगी। अपना नंबर दे दो ताकि मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर सकूं। मैंने कहा, जो कुछ कहना है अभी कह दो, मेरे पास और भी बतेरे काम है। बुजदिली के साथ शुरू होने वाली गुफ्तगू में उस वक्त तक खासी तलखी आ चुकी थी। होटल के बाद हाइड पार्क में भी तुमने देखा होगा कि मेरा एक हमजाद भी है। उससे मशवरा किए बगैर मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। तुम्हें वक्त देना ही होगा। हमजाद, उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई थी। सच पूछो तो उसकी वजह से मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ मबसूल हुई थी। तुम्हारा जख्मी हाथ तो बाद में मेरी निगाहों में आया था। उसे चाहो तो मैं अभी हिशाम रवाना कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, वो तो बस तुम्हारी शनाख्त का जरिया था, वरना सौदा तुम्हारे ही बारे में हुआ है। सौदा? मैंने तहय्युर अमेज़ लहजे में तो रहा। आखिरकार तुम अपनी असलियत उगल ही बैठे। अब ये बताते चलो कि ये सौदा किस किस्म का है और किससे हुआ है। उड़ने की कोशिश मत करो। उसकी झलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। शायद वो अल्फाज उसकी ज़ुबान से गैर इरादी तौर पर फिसल गए थे और वो उस बेहतियाती पर झल्लाया हुआ था। बहस की बजाय मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अपने साथी से मशवरा किए बगैर कोई वादा नहीं कर सकता। वो भी इस फ्लैट में तुम्हारे साथ ही मुकीम है, तो उसे अभी मशवरा कर सकते हो।
मुझे कम से कम 1 घंटे की मोहलत दरकार है। मैंने हथियार डालते हुए कहा, तुम अपना नंबर दे दो, हो सका तो उससे पहले ही फोन करने की कोशिश करूंगा। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें खुद रिंग कर लूंगा। दूसरी तरफ से कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मैं रिसीवर क्रेडर पर रख कर पलटा तो सुल्तान शाह मेरी पुष्ट पर मौजूद था। शायद वो मेरी तवील खैर हाजिरी या कमरे में तन्हाई से उकता कर बाहर निकला था। किसका फोन था? निगाहें चार होती उसने मुस्तरबाना लहजे में सवाल किया, क्योंकि हमें उस फ्लैट में पहुंचते ही वीरा की तरफ से तहरीरी पैगाम मिल चुका था। इसलिए मेरे मफरूजा नाम के हवाले से आने वाली वो फोन कॉल उसके लिए भी परेशान कुन साबित हुई थी। तुम्हारा शुबा 100% दुरुस्त था। पार्क होटल के मैनेजर के कमरे में मिलने वाला अजनबी किसी बदरू की तरह हमारे पीछे लगा हुआ है। वो हाइड पार्क में भी हमारी निगरानी कर रहा था और ये उसी की कॉल थी। ओह, तो उसे ये भी मालूम हो गया कि हम बिकन हॉल मैंशन के किसी फ्लैट में मुकीम है। सुल्तान शाह ने मेरे हमरा ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए मुतहय्यराना लहजे में सवाल किया, आखिर वो हमसे क्या चाहता है? बस यही काम की बात पूछी है तुमने? मैंने बिस्तर पर दराज होकर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जरा बूझने की कोशिश करो कि वह हमसे क्या चाह सकता है। क्या शोन में कारथी नाम था उसका? वो पुरख्याल अंदाज में बुड़बड़ाया। वो ना तो पुलिस का मुखबर मालूम होता है और ना ही हमारे दुश्मनों का आदमी नजर आता है। बहुत खूब, मैंने हल्के से तंजिया लहजे में कहा। शर्लाक होम्स साहब अपने इन नजरियात की बुनियाद भी वाज़ेह करते चलें तो जरा नताइज अखज़ करने में आसानी हो सकेगी। पुलिस वाला नजरिया तो तुम्हारा अपना है। हमने हाइड पार्क में खासा वक्त गुजारा था। वो जब चाहता हमें पकड़वा सकता था। उसे चोरों की तरह यहाँ तक हमारा पीछा करने और फिर फोन पर मिजाज पुरसी की क्या जरूरत थी? और यही बात दुश्मनी के सिलसिले में सादिक आती है। जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है वो बहुत बेरहम और सफाक होने के साथ जदीद वसाइल पर भी पूरा आबू रखते हैं। जॉन मैकार्थी उनका आदमी होता तो हम हाइड पार्क में ही खुले आसमान के नीचे बेदर्दी के साथ भून दिए गए होते। तो क्या तुम उसे अपने हमदर्दों में शुमार कर रहे हो? ची और वीरा के अलावा यहाँ हमारे सामने और कौन सा फरीक है? अगर वो शीक आदमी नहीं है तो यकीनन वीरा उसे हमारी हिफाजत पर ममूर कर गई होगी। उसने बताया था कि जैकब के नायब से वो राब्ता करने में कामयाब हो गई है और अब तेजी के साथ अपने आदमियों को यकजा करिए। हो सकता है कि शोन उन ही में से एक हो। उसकी गुफ्तगू धमकी अमेज थी। मैंने सिगरेट का गहरा गश्त लेकर कहा, वीरा का कोई आदमी ऐसी जसारत नहीं कर सकता। फिर उसका मुतालबा भी अजीब व गरीब है। मैं हजाम जाकर उसके दिए हुए फोन नंबर पर उसकी भांजी से राब्ता कायम करूँ जो इस इलाके में पेशावर गार्ड की हैसियत से काम करती है। यानी फिर वही लड़की। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला और मैं अपनी तशवीश के बावजूद बेख्तियार हंस दिया। लोले बनकर भी तुम इन लड़कियों के अजाब से नहीं बच सके और अब शोन तुम्हें अपनी भांजी के पास भेज रहा है। कहीं उसने तुम्हारे मामू सुसर बनने का फैसला तो नहीं कर लिया? वो बकता चला गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर है। लड़की को फोन यहाँ से भी किया जा सकता, मगर शोन बाजिद है कि मैं शाम जाकर ही उसकी भांजी को फोन करूँ, वरना वो अखबारात पढ़ने के बाद मेरे जख्मी हाथ के बारे में बेतेरे दुरुस्त अंदाज से लगा चुका है। उसने धमकी दी है कि वो पुलिस को मेरे पीछे लगा देगा। ये हशाम है क्या पता? झीलों से भरे हुए पुरफिजा इलाके का मगरबी साहिल पर एक छोटा सा कस्बा है। मेरा अंदाजा है कि यह कस्बा ब्लैक पोल की मशहूर साहिली तफरीका के करीबी वाक़ होगा। मैंने कहा, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? तुमसे मशवरे के बहाने 1 घंटे की मोहलत दी है। मेरा जवाब मालूम करने के लिए वो दोबारा फ़ोन करेगा। क्यों ना उसके दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए कि उसकी भांजी किस कुमाश की लड़की है। तुम अपना नाम जाहिर किए बगैर उससे बात कर सकते हो। उसने तजवीज़ पेश की। मशवरा माकूल था। वह अपनी खोपड़ी पर जोर देता था तो कोई ना कोई मुस्बत बात तलाश कर लेता था। यह और बात थी कि मेरी मौजूदगी में वो आम तौर पर उस मुशक्कत से गुरेजी करता था। जॉन मैकार्थी ने अपनी भांजी का नाम मिस लूसी बताया था। मैं जेब से फ़ोन नंबर वाला रुक्का निकालकर एक बार फिर फ़ोन की तरफ चल दिया। सुल्तान शाह मेरे साथ था। लंदन की टेलीफोन डायरेक्टरी भी इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं थी और उसकी कई मोटी मोटी जिल्दें थी जिन्हें हाथ लगाते हुए खौफ आता था। लेकिन पहली जिल्द में मुझे मतलूबा मालूमात बहुत आसानी के साथ मिल गई और मैंने धड़कते हुए दिल के साथ उस कस्बे के कोड के साथ लूसी का नंबर डायल कर लिया। मेरी पहली कोशिश बराबर हुई और दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। क्या मैं मिस लूसी से बात कर सकता हूँ? राब्ता कायम होते ही मैंने बिगड़े हुए लहजे और बदली हुई आवाज़ में कहा, लूसी घर पर नहीं है। एक खुश्क सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। तुम कौन हो? कोई पैगाम हो तो नोट करवा दो। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि दूसरी तरफ जो कोई भी था अपनी आवाज़ बदल कर बोलने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो उसका लबो लहजा भी अजीब सा था, मगर लहजे को मैंने उस वजह से नज़रअंदाज कर दिया कि एक ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लबो लहजे में नुमाया फ़र्क पाया जाता है। और फिर बरतानिया में लबो लहजे तो क्या तलफ़्फ़ुज़ तक के बारे में इतना तजाद पाया जाता था कि उस बुनियाद पर बतेरी कहावतें और लतीफ़े वजूद में आ चुके थे। मैं लंकास्टर से एडमंड बोल रहा हूँ। मैंने वक्फे का बगैर कहा, लूसी कब तक वापस आएगी? कुछ पता नहीं, वो अपनी मर्जी की मालिक है। उकताए हुए अंदाज में जवाब दिया गया, लेकिन आवाज़ का अंसर उस वक्त भी बरकरार था। बोलने वाली उस मामले में इतनी अनाड़ी थी कि एक फिक्रे में कई आवाज़ें बदल रही थी। उससे बहुत बदजन मालूम होती हो। नाम क्या तुम्हारा? मैं नर्म और दावत अमेज़ लहजे में कहा। मैं सोच रहा था कि शायद उसकी हमदर्दियाँ जीत कर मैं उसे लूसी के बारे में कारामद मालूमात हासिल कर सकूंगा। मेरे नाम से क्या लेना है तुम्हें? दूसरी तरफ से उखड़े हुए दुरुस्त लहजे में सवाल किया गया। तुम्हें पता है कि लूसी कितनी संगदिल और बददिमाग है?
मैंने अपनी आवाज पर मजलूमियत तारी करते हुए अंधेरे में तीर फेंका। मैं खुद उससे उकताया हुआ हूँ। अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। शट अप। रिसीवर पर घुर्राहट उभरी। मैं फ्लर्ट नहीं हूँ। आवाज सुनकर मुझ पर फिदा होने के बजाय लंकास्टर ही में कोई करीने की लड़की तलाश करने की कोशिश करो। लंकास्टर की लड़कियों में आजकल शैतान हलोल करके आए और वो एक ही वक्त में कई बॉयफ्रेंड रखने की आदी होती जा रही है ताकि अपने लिए उनके रकीबाना जज्बात को भड़का कर ज्यादा से ज्यादा तहाइफ समेट सके और अपनी शामें बेहतरीन और महंगी तफरीकाओं में गुजार सके। इसीलिए मैं पूरे खलूस के साथ अपने शहर से बाहर किसी पुरखलूस साथी की तलाश में हूँ जो जिंदगी की दुश्वारियों पर दूर तक मेरा साथ दे सके। उसके साथ गुफ्तगू को तूल देने की गैर इरादी ख्वाहिश के तहत मैंने रवायती आशिकाना अंदाज इख्तियार कर लिया। तुम बहुत बदतमीज और गुस्ताख हो। फोन तुमने किया है, लिहाजा ये तुम्हारा इखलाकी फर्ज है कि हजियान बकने के बजाय फोन बंद कर दो। अगर तुमने खुद फोन बंद न किया तो मैं रिसीवर रख दूंगी। कम अज कम इतना ही बता दो कि तुम दूसरी की मुलाजमा हो या सहेली। मैंने खुशामदान लहजे में कहा। बहुत ठीक हो तुम। उनमें से कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे, मगर तुम उससे डरती जरूर हो। मैंने जल्दी से कहा। फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। उसके लहजे में बरहमी होत कर आई, मगर साथ ही उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। मशे के बगैर आवाज बदल कर बोलने की कोशिश का यही अंजाम होता है। हल्क पर गैर जरूरी बोझ डाला जाए तो कवा अपनी जगह रहने से इनकार कर देता है। मैं खुजली के साथ वो तबसरा करते हुए अचानक गैर तौर पर अपनी असल आवाज में बोलने लगा, क्योंकि जैन से लूसी से हम कलाम का इम्कान काफूर हो चुका था। डैनी। अचानक रिसीवर पर खांसी के दरमियान भराई हुई शनासा आवाज उभरी और मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। अगर मेरे कान धोखा नहीं खा रहे थे तो वो गजाला की आवाज थी। गजाला? हाँ, मैं डैनी ही बोल रहा हूँ। तो तुम वहां क्या कर रही हो? मैं उर्दू में दीवाना वार चीख उठा। मैं थक गई हूँ, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मेरी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ गजाला के सब्र का पैमाना छलक उठा और वो शायद बेबसी के साथ बिलक कर रो पड़ी। जब तक अपने साय से भी भड़कती रही, कश्तो खून के बावजूद आजाद ही रही, मगर किसी पर एतमाद करती बेजान दीवारों की कैद ही बन गई हूँ। मेरी जुबान से गजाला का नाम सुनते ही चंद सानियों तक तो सुल्तान शख्स तख्ते के आलम में खड़ा रहा, फिर जैसे उस पर एकदम जनून सवार हो गया और उसने बेइख्तियार होकर मेरे हाथों से रिसीवर ले लिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। तुम फिक्र न करो, हम अभी तुम्हारे पास आए। उसने माउथ पीस में मशीनी अंदाज में बोलना शुरू किया था, मगर अचानक उसकी जुबान बंद हो गई और आंखें हैरत से फैलती चली गई। अगली लम्हे उसने पुजमुर्दा अंदाज में रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाँ गजाला, मैंने रिसीवर लेते ही उसे दिलासा देना चाहा, मगर उसने रोते हुए मेरी बात काट दी। कल रात से मैं सख्त अज़ाब में हूँ। सिरे में कई बदमाशों ने मेरी कमीन गाह को घेर लिया था, मगर मैं एक धमाका करके वहां से निकल गई। पता नहीं उनका क्या हशर हुआ, मगर मैं सड़क पर निकल आई। पास शुमाल की तरफ जाते हुए एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली तो वो सूरत हराम बहुत नरम दिल और मासूम नजर आया। वो सिसकी और हिचकियों के दरमियान मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपनी कहानी सुना रही थी और मैं सांस रोके सुन रहा था। सिरे के मकान में होने वाला धमाका बहुत खौफनाक था। मुझे कुछ पता नहीं कि वहां आने वाले 7 भेड़ियों में से कितने मरे थे और कितने जिंदा थे, मगर मैं बुरी तरह सहमी हुई थी। मैंने ट्रक ड्राइवर को बता दिया कि मैं अपने साथियों से बिछड़ी हुई हूँ। अगर वो उन्हें तलाश कर सके तो मैं उसे माकूल मुआवजा दूंगी। थोड़ी सी बहस के बाद वो रजामंद हो गया और मैंने आपकी बजाय उसे सुल्तान शाह का हुलिया बता दिया। मेरा ख्याल था कि अगर उसकी नीयत खराब हो भी जाए तो वो आपको कोई नुकसान न पहुंचा सके, और अगर वो सुल्तान शाह तक पहुंच जाता तो लम्हाला आपसे भी मुलाकात हो जाती, मगर उसकी तवज्जो सुल्तान पर ही मरकूज रहती। ये सब सुनकर उसने अपना इरादा तब्दील कर लिया और रात गए मुझे यहाँ लूसी के पास पहुंचा दिया। मुझे कुछ पता नहीं कि ये कौन सा शहर है। मेरे बारे में उन दोनों में कुछ राज़ो न्यास हुए। फिर ड्राइवर के जाते ही लूसी अपने असल रूप में आ गई। उसने कहीं से अपने दराज कर साथी को भी बुला लिया और उन दोनों ने रिवाल्वर की जद पर मेरी जामा तलाशी लेकर 5000 पाउंड से ज्यादा रकम बरामद कर ली, जो मैंने जैकब के सिरे वाले मकान से उसकी हदायत के मुताबिक हासिल की थी। और अब मैं उसी मकान के एक कमरे में कैद हूँ। दूसरी बाहर जाते हुए शायद मेरे फोन का प्लग निकालना भूल गई, मगर वो मुझे बता चुकी है कि दूसरे कमरे में फोन के साथ एक खुदकार रिकॉर्डर मुंसलिक है। उसे वापस आते ही मेरी और आपकी गुफ्तगू का इल्म हो जाएगा, मगर आपकी आवाज़ सुन लेने के बाद मैं हर किस्म के हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग खुद अपनी शामत को दावत दे बैठे हैं। मैंने गजबनाक लहजे में कहा। लूसी का साथी लंदन में मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो गया है और मुझे धमकियां देकर हिशाम में लूसी तक पहुंचने पर मजबूर कर रहा है। अभी तक मैं अंधेरे में था और झिझक रहा था, इसीलिए फोन भी किया था ताकि जाने से पहले अंदाजा लगा सकूं। मुकद्दर यावर था कि इस तरह तुमसे बात होगी। मैं आज ही हर कीमत पर तुम तक पहुंचूंगा। मेरा ख्याल है कि वो हमें मोटी असामी समझ रहे हैं और आपको घेर कर कोई लंबी रकम हथियाने के चक्कर में है। दिल की बढ़ास निकलने के बाद वो बदरीज एतदाल पर आती जा रही थी। तुम उनका हश्र देखना, मैंने गुस्से से कहा। सिरे वाले सातों बंदवा जहन्नुम वासिल हो गए। अब इनकी बारी है। अब यहाँ कब पहुंचे? वक्त इतना मसरूफ गुजरा है कि अरसा महीनों पर मोहित मालूम होता है। लंबी कहानियां इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो बताऊंगा कि दुश्मनों को कैसे रोस्याही नसीब हुई है। वैसे तुम तो खैरियत से हो ना? बिल्कुल खैरियत से हो। और हाँ, ये सुन ले कि पिछले चंद दिनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जिस दिन अपनी तरफ उठने वाले हाथों को शानों से ना उखाड़ सकी
तो मुदाफत में खुद अपनी जान दे दूंगी। वो वक्त आने से पहले मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँगा। आपको ये फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? जज्बाती अजान गुजर जाने के बाद उसे सवाल याद आ रहे थे। लूसी को उस तराज का साथी ने दिया था जो मुझे लूसी के मामू की हैसियत से मिला था। उसे हमें पहचान तो लिया है, लेकिन इस बारे में शायद पूरी यकीन नहीं है, इसीलिए हमें लूसी के पास भेजना चाहता है ताकि तुम्हारे जरिए हमारी शनाख्त होते ही हमें वहीं घेर ले। किसी वजह से हम जेर हो जाएं तो ये याद रखना कि तुम्हें हमारी तरफ से भरपूर अजनबियत का इज़हार करना होगा।